श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद जहां एक ओर आज आखिरकार नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया और वो सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं आज शाम को, तो वहीं सरकार बनने से पहले ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो इस बात को दिखाती हैं कि ना तो बीजेपी को नीतीश कुमार पर भरोसा है, ना ही नीतीश कुमार को बीजेपी पर। बीजेपी को डर है कि भविष्य में कहीं नीतीश कुमार पलटी ना मार जाए और नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि भविष्य में बीजेपी ही कहीं जो है हमारी पार्टी ना तोड़ दे, सीएम से हटाने की कोशिश ना कर दे। तो इसीलिए स्पीकर पद को लेकर भयंकर टकराव मचा हुआ है और ये टकराव है बीजेपी के इतिहास को देखते हुए। जैसे महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी गई और पार्टियां तोड़ दी गई, इसके अलावा कई राज्यों में ऐसा खुला खेल हुआ है जहां स्पीकर की भूमिका बेहद अहम हो जाती है और अगर स्पीकर किसी और दल का होता तो शायद बीजेपी ऐसा ना कर पाती। तो कल को नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने के लिए बीजेपी ऐसा खेल ना कर दे, इसीलिए स्पीकर पद पर टकराव ये बना हुआ है। और यही वजह है कि जो अमित शाह कल पटना आने वाले थे, आज ही वो दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। पटना आते ही नीतीश कुमार के साथ मीटिंग होगी, मंत्रालयों पर चर्चा होगी, इसके साथ ही साथ विधानसभा स्पीकर को लेकर भी बात फाइनल की जाएगी। इसको लेकर क्या खबरें हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि जो संभावनाएं बनी हुई है, जो लगातार तमाम चीजें सामने आ रही हैं, उनका क्या होगा और क्या वाकई में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ कोई गेम कर सकती है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर सबसे पहले तो मैं खबर दिखाना चाहूंगी, एक खबर बहुत ही महत्वपूर्ण जिसको लेकर के कई दिनों से पिछले चर्चा चल रही है कि स्पीकर की कुर्सी पर सियासी घमासान, नीतीश को टूट का डर, बीजेपी को पाला बदलने की चिंता, स्पीकर पद क्यों बना पावर सेंटर। ये कल मीटिंग हुई थी, अमित शाह ने जब संजय झा और ललन सिंह को बुलाया था उसमें भी इस पर काफी ज्यादा बातचीत हुई। उसके बाद नीतीश कुमार से भी बातचीत हुई लेकिन बातचीत फाइनल नहीं हो पाई, ऐसी तमाम खबरें आई। और अब जो जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है और बिहार चुनाव का जो परिणाम ऐसा आया है कि बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे के बिना सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। बीजेपी को जोड़ तोड़ की जरूरत है और नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ लेकर आराम से सरकार बना सकते हैं। इसीलिए दोनों डरे हुए हैं कि कहीं धोखा ना मिल जाए, इसीलिए स्पीकर पद को लेकर मारामारी है। मान लीजिए भविष्य में बीजेपी कोशिश करे जेडीयू को तोड़ने की, कुछ विधायक अपने पाले में करने की कोशिश करे, तो अगर जेडीयू का स्पीकर होगा तो उनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है, लेकिन अगर बीजेपी का स्पीकर होगा तब तो खेल हो सकता है। और यही खेल करने की कोशिश में लगातार बीजेपी रहती है और कई जगह कर भी चुकी है और इसी बात का डर नीतीश कुमार को है। अब जब आप देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को दोबारा से डिप्टी सीएम जो है बना दिया गया है और उनका नाम सामने आ चुका है, नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जा चुका है। अब इस पर जो रार मची हुई है उसका क्या होगा, आपको क्या लगता है, बीजेपी ऐसा होने देगी कि स्पीकर नीतीश कुमार का हो? जय संविधान। देखिए निधि, जो आपने कहा कि अयोग्य घोषित कर देंगे, आपने कर्नाटका के अंदर देखा था, बहुत सारे मध्य प्रदेश में भी देखा था, बहुत सारे विधायकों ने त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेस के विधायकों ने कर्नाटका मध्य प्रदेश में त्यागपत्र दे दिया था विधानसभा से। तो अगर विधानसभा से त्यागपत्र दे देंगे तो अयोग्यता का प्रश्न नहीं उठेगा, जो मेजॉरिटी मार्क है अपने आप चेंज हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। यही तो 2 स्टेट में हो चुका है, तो वो भी कोई इश्यू नहीं है। देखिए असली इश्यू जो है वो है आज के तारीख में नीतीश कुमार के सामने। जहां तक मैं नीतीश कुमार को जानता हूं, नीतीश कुमार डॉक्टर लोहिया को और कर्पूरी ठाकुर को और महात्मा गांधी को मानने वाले व्यक्ति हैं। इसमें अभी तक तो यही कहा जाता है, यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो हैं वो सेकुलर हैं और धर्म और संप्रदाय और जातियों के बीच में भेद नहीं करते। और दूसरी तरफ उनकी संगत में वो बैठे हैं जो कि गोडसे को मानते हैं, जो गांधी को नहीं मानते। गांधी को तो तब मानते हैं जब विदेश में जाते हैं, क्योंकि वहां उनकी यह बाध्यता होती है, क्योंकि विदेश में जाते हैं हर जगह गांधी की स्टैच्यूज लगी हुई हैं।
पूरे विश्व के नेता जो है वो गांधी को मानते। अभी न्यूयॉर्क के जो नए मेयर बने हैं, उन्होंने भी पहले भाषण के अंदर महात्मा गांधी को याद किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया। तो महात्मा गांधी को विदेश में मानना तो उस पार्टी के लिए मजबूरी है। जब विदेशी लोग हमारे देश में आते हैं तो उनको भी गांधी जी के स्मारक में ले जाया जाता है, उन्हें भी अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में ले जाया जाता है, वो उनकी मजबूरी है। लेकिन ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस की विचारधारा गोडसेवादी विचारधारा है। तो अब निर्णय ये नीतीश कुमार को लेना है। मुझे नहीं समझ में आती ये बात, नीतीश कुमार को समझ में आती होगी, आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आती। भाई मैं, अगर मेरी एक विचारधारा है तो मेरी विचारधारा सर्वोपरि है, और उस विचारधारा से कंप्रोमाइज करके, जैसे अंग्रेजी की एक कहावत है कि बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, माने जिन पक्षियों के पंख एक जैसे होते हैं वो एक साथ उड़ते हैं, और आदमी की पहचान उसकी संगत से होती है। तो सवाल यह है कि अगर आप गांधीवादी हैं, अगर आप लोहियावादी हैं, अगर आप कर्पूरी ठाकुर को मानते हैं, अगर आप सामाजिक न्याय को मानते हैं, अगर आप अनुवाद को नहीं मानते, अगर आप गोडसेवाद को नहीं मानते, तो आप उनकी संगत में क्यों बैठे हैं? सत्ता आपको मिल जाएगी, सत्ता आपको मिल गई, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा, वही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कहा था कि जब मेरे बारे में इतिहास लिखा जाएगा तो हिस्टोरियंस विल बी काइंड टू मी, क्योंकि उन्हें पता था कि जब मूल्यांकन किया जाएगा और राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाएगा तो सब ये मानेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज ए ट्रू नेशनलिस्ट, गरीब परिवार से उठे हुए व्यक्ति थे और देश को आर्थिक संकट से कई बार उन्होंने बचाया था। नीतीश कुमार कैसे याद किए जाएंगे? भाई अगर नीतीश कुमार सिद्धांतों के लिए, जैसे बहुत सारे लोग हैं अपने सिद्धांतों के लिए वो अडिग रहते हैं और उसको नहीं छोड़ते, जैसे एक बार पहले आपकी कहानी मैं सुनाई चुका हूं आपके कार्यक्रम में, अशफाकुल्ला खां और रामप्रसाद बिस्मिल की। भाई अशफाकुल्ला खां एक मुसलमान थे, नमाज पढ़ते थे। रामप्रसाद बिस्मिल हिंदू थे, पंडित चंद्रशेखर आजाद थे, लेकिन एक साथ एक परिवार के अंदर थे। और एक बार जब रामप्रसाद बिस्मिल मित्र थे और अशफाकुल्ला खां बीमार हो गए, बड़ा तेज बुखार हो गया, तो राम 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 पुकारने लगे। परिवार वाले बड़े परेशान हो गए, ये तो काफिर हो गया। लेकिन किसी ने बताया नहीं, काफिर नहीं हो गया, रामप्रसाद बिस्मिल को बुला रहा है। और जब रामप्रसाद बिस्मिल को बुलाया गया, माथे पे हाथ रखा, बुखार उतर गया। देखिए पॉइंट यह है कि सिद्धांत, उस समय लोगों का सिद्धांत था देश की आजादी, और देश की आजादी के लिए सारे मतभेद भूलकर भारत के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा हो गया था। तो अब अगर समाजवाद को बचाना है, अगर लोकतंत्र को बचाना है, देखिए नीतीश कुमार को पता तो होगा, ऐसा तो नहीं उन्हें नहीं पता होगा कि बिहार के चुनाव में क्या हुआ है, वरना उन्हें 5-6 सीटों पे महागठबंधन को न जिताना पड़ता, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जहां 200, 250 वोटों का डिफरेंस है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स पे जोर डलवा के वो भारतीय जनता पार्टी एलजेपी को इसलिए जिताई जा रही है ताकि जेडीयू से पीछा छुड़वाया जाए। और नीतीश कुमार ने, क्योंकि वो महागठबंधन को दिलवा दी सीटें, वो सीटें बीजेपी को और एलजेपी को नहीं गई, और आज के तारीख में नीतीश कुमार एक बेटर पोजीशन पे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर, पहले भी मैं आपके सामने कह चुका हूं, मैं गांधीवादी व्यक्ति हूं, अहिंसात्मक व्यक्ति हूं। जिस दिन मैं गोडसे की पूजा करने लगूं और गोडसे जिंदाबाद कहने लगूं और महात्मा गांधी के बारे में गलत सलत बोलने लगूं, आप मान लीजिए या तो मैं बिक गया या मैं मर गया। ये होने चाहिए सिद्धांत। और अगर नीतीश कुमार भी 74-75 साल के हैं, उनकी उम्र हो गई है, भाई हमारी जनरेशन में सिद्धांत बड़े इंपॉर्टेंट होते थे, आज की जनरेशन में सिद्धांत से ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन हम लोग तो लोहिया और जयप्रकाश और इन आंदोलन और क्रांति और देश और राष्ट्र हित, इन चक्करों में पड़े रहते थे। हमारे लिए पैसा वैसा उतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं होता था। तो नीतीश कुमार हैज टू डिसाइड कि जब उनका इतिहास लिखा जाएगा तो उनका इतिहास क्या ऐसे व्यक्ति के रूप में लिखा जाएगा जिसने अपने देश के लोकतंत्र की हत्या करने में भागीदार बना और मूक दर्शक बना रहा, और केवल कुर्सी हथियाने के चक्कर में उसने अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया। यह बात सही है कि उन्होंने धर्म और जाति की राजनीति नहीं की, लेकिन
लेकिन आज जब एक ऐसा निर्णय आ गया था कि दिल्ली की सरकार भी पलटी जा सकती थी, बिहार की सरकार भी पलटी जा सकती थी, तो नीतीश कुमार को ये कैसे स्वीकार है निधि, मुझे नहीं समझ में आता। तुम बताओ, तुम्हें अगर समझ में आता है तो। वो बांग्लादेश जिसको तोड़ने के लिए इंदिरा गांधी ने विश्व से जोखिम ले लिया था, लड़ाई ले ली थी, आज वो बांग्लादेश पाकिस्तान में गोद में जाके बैठ गया है। जिस ईस्ट पाकिस्तान को जब वहां बंगला भाषा को खरके और उर्दू को थोपने का प्रयास हुआ था, आंदोलन 71 का हुआ था, शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में और भारत की सहायता से बांग्लादेश बना था। 30 साल 40 साल हमारा मित्र बना रहा। पिछले 14 साल से वो हमारा विरोधी क्यों हो गया? क्योंकि वहां के कोर्ट डिसीजन दे रहे हैं वो हत्यारी है, वो मास मर्डरर है, 1415 से लोगों की हत्यारनी है, और आप अपने देश में उसको शरण दे रहे हैं। क्या वो मुस्लिम नहीं है? क्या वो बांग्लादेशी नहीं है? तो बांग्लादेशी मुस्लिम को अपने देश में शरण क्यों दे रहे हैं, जिसको उस देश की, इसका माने उस देश के कानून पे आपको भरोसा नहीं है। भाई आपने कल सुना होगा, लॉरेंस बिश्नोई का भाई अमेरिका उसका प्रत्यार्पण कर रहा है भारतवर्ष, क्योंकि वो हमारा वांछित अपराधी है। लेकिन बांग्लादेश सरकार का वांछित अपराधी शेख हसीना है, उसको क्यों रखा हुआ है आप अपने देश में, जबकि पूरा विश्व उसको रखने के लिए तैयार नहीं, आपने क्यों रखा है? इसका माने जो डील्स हैं आपकी और उद्योगपति की और शेख हसीना की, उसको बचाने के चक्कर में आप राष्ट्रहित का समझौता कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार को यह समझना होगा कि उनके आखिर सिद्धांत क्या है। वो गोडसेवादी बन गए हैं क्या? अगर गोडसेवादी बन गए, हाफ पैंट पहने सुबह शाखा में जाएं, कोई बात नहीं, हम कहेंगे ये भी आरएसएस पे चले गए, हमको क्या परेशानी। अब नीतीश कुमार बन गए या नहीं बन गए हैं ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है सर कि नीतीश कुमार को अभी तो सीएम बना दिया गया, उनकी शर्तें मान ली गई हैं, और जो दोनों डिप्टी सीएम हैं उनका भी अब सामने आ गया है नाम। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर के जो खबरें आ रही थी, आप देखिए कि जो यशवंत सिन्हा है उन्होंने भी एक दावा किया है कि नीतीश कुमार को अभी तो सीएम बना दिया जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद हटा दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी अपना सपना तो जरूर पूरा करेगी, जैसे उसने महाराष्ट्र में किया, और महाराष्ट्र में सभी पार्टियों को तोड़ने के बाद उसने अपनी सरकार बनाई, शिंदे को साइडलाइन किया, उनको डिप्टी सीएम बनाया। अब क्या यही खेल बीजेपी बिहार में कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी? नहीं, कर क्यों नहीं पाएगी? आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है। एकनाथ शिंदे से, शिवसेना से भारतीय जनता पार्टी की दूरी बढ़ गई है। आपने पढ़ा होगा 24 घंटे के अंदर क्या स्थिति हो रही है, बाइकआउट हो रहा है कैबिनेट का। दूसरी तरफ अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को 1400 करोड़ों के जमीन के घपले में आरोपित किया जा रहा है। भाई देखिए, वही अजीत पवार तो है ना जिनको मोदी जी ने 3 दिन पहले कहा था कि 70,000 करोड़ का आरोपी है, चक्की पीसिंग देवेंद्र फडणवीस ने कहा था। फिर उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, फाइनेंस का पोर्टफोलियो दे दिया गया। लेकिन आज जब उन्हें लगा कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का काम खत्म हो गया, उन्हें दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया गया। और क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास 10-12 सीटों की कमी है, उतने इंडिपेंडेंट्स हैं, बाकी वो शिवसेना अजीत पवार के पार्टी को तोड़ सकते हैं, क्योंकि वहां भी ऐसे लोग हैं दोनों पार्टी में जो ईडी सीबीआई में फंसे हुए हैं। तो ईडी सीबीआई के डर से अगर वो एनडीए में जा सकते हैं, तो ईडी सीबीआई के डर से वो ये भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकते हैं। तो ये देखिए, ये तो होना ही है। तो नीतीश कुमार में अगर थोड़ा भी गांधीवाद और लोहियावाद और कर्पूरी ठाकुर के प्रति सम्मान है, तो अब तो चलिए वो बन गए। अब क्या होगा, लेकिन मुश्किल क्या हो गई है आजकल देश में, जन भावना का कोई मतलब नहीं है, लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। भाई जब 3.5 लाख वोट बढ़ जाएं, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कहें कि 3.42 करोड़ वोटर्स हैं, और वोट पड़ने के बाद कहें 3.45 करोड़ वोटर्स हैं, 3 लाख वोट बढ़ जाएं, फिर उसके बाद ट्रेन की ट्रेन चलाई जाए, और उसके बाद दूसरे स्टेट में तो पैसा बांटने में रोक लगा दी जाए और बिहार में रोक न लगाई जाए, फिर उसके बाद हरियाणा के अंदर ब्राजीलियन मॉडल। अच्छा, ये हर गोदी मीडिया में डिस्कशन होता है, मैं हर जगह ये बात उठाता हूं कि भाई एक ब्राजीलियन मॉडल का नाम कैसे आ गया, उसने 15 वोट। तो जानते हैं एंकर क्या कहते हैं? तुम बताओ, तुम्हारा क्या जस्टिफिकेशन है? एंकर कहते हैं साहब नाम उनका थोड़ी था,
नाम तो उस महिला का था जिसको वोट देना था। निधि, तुमने भी वोट दिया है, जब वोट देने जाती हो तुम्हारा चेहरे का मिलान होता है कि नहीं? हाँ या ना? होता है। चेहरे का मिलान होता है, उम्र का मिलान होता है। अगर मैं लिखूं कि मैं 21 साल का हूं, मुझे वोट नहीं डालना मिलेगा, कहेंगे नहीं ये गलत है, आपका आईडी कार्ड गलत है। तो हर चीज का सत्यापन होना चाहिए, मेरा चेहरे का मिलान होगा। लेकिन वहां पे 15 लोगों ने वोट डाल दिया। अच्छा, 10% वोट बढ़ गया 5 बजे के बाद। अब तो जगदानंद सिंह जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने आरोप लगा दिया कि हर ईवीएम के अंदर 25,000 वोट पहले से पड़े हुए थे। कर लो लोकतंत्र की रक्षा। तो अगर नीतीश कुमार लोकतंत्र की हत्या में एक्यूज बनना चाहते हैं, कोई एक्यूज बनना चाहते हैं, और 120 बी जो पहले हुआ करता था उसके धारा के तहत अपराधी बनना चाहते हैं, तो बात अलग है। मुझे तो याद आ रहा है कैसे बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जनता घसीटते हुए ले गई थी। चलिए, हमारे देश में वो अराजकता की स्थिति ना आए, लेकिन लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वाले हमारे देश की के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं और इतिहास इन्हें माफ नहीं करेगा। बिल्कुल सर। और आप देखिए कि जो बिहार में उठापटक चल रही है, अब उसको लेकर अमित शाह को आना पड़ा है बिहार। लेकिन सर ये बात नहीं समझ आ रही है कि अमित शाह ये सब क्यों कर रहे हैं। चलिए, जब चुनाव था अमित शाह बिजी थे, चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, लेकिन अभी भी अमित शाह ही सरकार गठन में लगे हुए हैं, अमित शाह ही जेडीयू के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, अमित शाह ही बिहार पहुंच रहे हैं या नीतीश कुमार के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो फिर जेपी नड्डा किस लिए हैं? बीजेपी मजाक उड़ाती है कांग्रेस का कि मल्लिकार्जुन खड़गे की चलती नहीं है वहां पर, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष का क्या काम है जब सारा काम अमित शाह ही देख रहे हैं? भाई, अमित शाह के पास ईडी है, अमित शाह के पास सीबीआई है, अमित शाह के अंडर काम किया है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने। तो नड्डा जी ने ये सब थोड़ी किया है। नड्डा जी थोड़ी किसी को डरा सकते हैं, बेटा ये फाइल है देख लो, अंदर चले जाओगे ज्यादा चक्कर में पड़े तो। वो अमित शाह साहब कर सकते हैं। तो अमित शाह साहब तो आज के तारीख में वास्तविकता में सरकार तो अमित शाह चला रहे हैं। मोदी जी तो केवल बाल काटने में और ड्रेस बदलने में उनका टाइम बीतता है, हेयर ड्रेसर रखने में और 22-23 हजार रुपए का एक बार हेयर ड्रेसिंग करने में। विदेश यात्रा भी उनकी रुक गई है, कई महीने से उनकी बेचारों की विदेश यात्रा भी रुक गई है, इसीलिए भूटान चले गए, चलो विदेश यात्रा के नाम पे कम से कम शुद्ध हवा ले आए। तो अमित शाह तो इसलिए हैं कि उनके पास आज के तारीख में सारे तंत्र जो भी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो अमित। तो मैं तो कल्पना करता हूं अमित शाह के बिना भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति होगी। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मैं चाहता हूं वो लेकिन स्वस्थ रहें, सर लंबा जीवन इनकी उनका तो हो। जिम्मेदारी देश की सुरक्षा को लेकर है ना, देश की सुरक्षा को लेकर के मीटिंग करनी चाहिए, देश में जो विस्फोट हुआ है उस पर अपडेट लेनी चाहिए। लेकिन अमित शाह तो बिहार में सरकार के गठन को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। नहीं, विस्फोट की जानकारी क्यों लेनी चाहिए भाई? इसलिए नहीं लेनी चाहिए उनको, मेरे ख्याल से, जब उनको पता है कि देश की जनता की राय, देश की जनता की प्रतिक्रिया का कोई लेना देना नहीं है। अगर बिहार की जनता आज भी कह रही है, अभी भी जितने वीडियोस आ रहे हैं सब कह रहे हैं, लोग फील्ड में जा रहे हैं, मैं भी उनको देखता हूं, अभी देखती होंगी, 80% लोग ये कह रहे हैं कि हमने तो आरजेडी को वोट दिया था, कांग्रेस को वोट दिया था, ये एनडीए कैसे जीत गई। भाई, जब बेईमानी होनी है और वोट चोरी होनी है, तो उसके बाद उन्हें जनता से मतलब क्या? बम विस्फोट हो रहे हैं तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे यार, हिंदू मुसलमान से ज्यादा आप हमें यह बात बताइए कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों हो गई है? दिल्ली के अंदर केवल 2 बार विस्फोट हुआ है। आप मुंबई ब्लास्ट की बात करते हैं, अरे मुंबई तो समुद्र से लगा हुआ है, समुद्र से हजारों नौकाएं आती हैं, उस नौका से भी आतंकवादी घुस गए, उन्होंने एक गंदा कांड कर दिया। लेकिन समुद्र के रास्ते दिल्ली तो लैंड लॉक्ड है। और जैसे 350 केजी आरडीएक्स पुलवामा के अंदर घूमता रहा, और पाकिस्तान पठान ये पहलगांव के अंदर 250 किलोमीटर दूर से आतंकवादी घुस गए, मारा और भाग गए, और दिल्ली के अंदर 1 महीने तक बता रहे हैं कि वो आरडीएक्स जो है घूमता रहा और विस्फोट हो गया और आपको पता नहीं चला। लेकिन बाद में कहेंगे इलेक्शन तो हम जीत गए। इलेक्शन जीत गए माने जनता हमारे साथ है। तो जनता की ये नॉर्थ कोरिया बन गया है निधि। नॉर्थ कोरिया नहीं गई होगी मेरे ख्याल से, नॉर्थ कोरिया की कल्पना करो, बिल्कुल वही वाला शासन है। पुतिन को 99.2% वोट मिलते हैं, और नॉर्थ कोरिया में भी यही होता है, चीन में भी यही होता है। तो वही से शिक्षा ग्रहण करके
अब हमारे देश का इन्होंने अंतिम संस्कार लोकतंत्र का कर दिया है। जी सर, और एक और जहां बिहार में सरकार गठन की तैयारी चल रही है और तमाम मीटिंग्स चल रही हैं, और दूसरी तरफ जो है आप देख रहे हैं कि कल ही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेताओं ने मीटिंग की और एसआईआर को लेकर एक बड़ा आंदोलन दिसंबर में करने पर सहमति जताई गई और ये बात सामने आई। लेकिन दूसरी ओर बहुत सारे कानून के जानकार हैं जिन्होंने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए, विपक्ष की आलोचना करते हुए, चुनाव आयोग का समर्थन करते हुए एक लेटर लिखा है राहुल गांधी के खिलाफ। जज नौकरशाह और पूर्व राजदूतों समेत 272 हस्तियों ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है। और इसको लेकर के क्या खबर है वो मैं खबर सबसे पहले दिखाना चाहूंगी। खबर है कि इसी को बदनाम कर रहे राहुल गांधी और कांग्रेस, जजों, ब्यूरोक्रेट समेत 272 हस्तियों ने लिखी खुली चिट्ठी। और इस चिट्ठी में लिखा क्या है वो भी मैं दिखा देती हूँ कि चिट्ठी में जिस तरीके से लिखा गया है कि देश के 272 दिग्गजों ने चुनाव आयोग के समर्थन में खुला खत जारी किया है। इनमें 16 पूर्व जज, 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह, 14 पूर्व राजदूत और 133 पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल हैं। इस पत्र में कांग्रेस और विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाया गया है कि वो लगातार बेबुनियाद आरोपों के जरिए चुनाव आयोग सहित संवैधानिक संस्थाओं की साख खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। खुले पत्र में कहा गया है कि भारत का लोकतंत्र आज किसी बाहरी हमले से नहीं बल्कि जहरीली राजनीतिक बयानबाजी से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। और सिग्नेटरी में विपक्ष की ओर से इसी के खिलाफ प्रूफ होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कोई औपचारिक शिकायत या हलफनामा अब तक नहीं दिया गया है, जिससे साबित होता है कि आरोप सिर्फ राजनीतिक रणनीति है, सच्चाई नहीं। और आगे उन्होंने एसआईआर पर भी बोला है और देखिए लिखा हुआ है कि दिग्गजों के अनुसार इसी ने एसआईआर प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक किया है, कोर्ट की निगरानी वाले तरीकों से सत्यापन किया है, फर्जी वोटरों को हटाया है और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ा है। ऐसे में इसी को बीजेपी की बी टीम बताना एक राजनीतिक हताशा है, ना कि तथ्यों पर आधारित आरोप। सिग्नेटरी ने कहा कि जब विपक्षी दलों को राज्यों में अनुकूल चुनाव परिणाम मिलते हैं तो इसी की आलोचना गायब हो जाती है, लेकिन प्रतिकूल परिणाम आने पर आयोग विलेन बना दिया जाता है। ये सिलेक्टिव आक्रोश राजनीतिक अवसादवाद को उजागर करता है। हाँ, तो सर यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी गई हैं। चिट्ठी लिखने वाले ऐसे कानून के जानकार हैं जिनमें जजेस भी हैं, नौकरशाह भी हैं, सेना के अधिकारी भी हैं रिटायर्ड, तो उन्हें तो पूरी कानून की जानकारी है। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला क्यों गया एसआईआर का? अगर मतदाता सूची इतनी शिद्दत के साथ शुद्ध की गई थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आकर वो लोग जाकर क्यों खड़े हुए जिनका नाम मरा हुआ बताकर काट दिया गया था? बहुत सारे डुप्लीकेट वोट के मामले सामने आए हैं, बहुत सारे ऐसे पुख्ता सबूत भी सामने आए हैं। तो फिर ऐसा क्यों किया गया? मतलब सारे पब्लिक डोमेन में है और जिन लोगों ने दिल्ली में वोट किया उसके बाद बिहार में भी वोट किया, तो क्या चुनाव आयोग ऐसे काम करेगा या चिट्ठी किसी मकसद से लिखी जा रही है? भाई देखो, सीधी सी बात यह है कि अगर 272 ये नौकरशाह और जजेस ने ये लेटर लिखा है तो 4 करोड़ दस्तखत जो हैं भारतीय जनता के कांग्रेस ने भी इकट्ठे किए हैं, जो पेश किए जाएंगे राष्ट्रपति महोदय को। पहली बात। नंबर 2, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक सिद्धांत है, अगर कोई राइटिंग में एड्रेस देते हुए, नाम देते हुए कंप्लेंट करे, जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी, वो प्रेस रिलीज आ गई। भाई राहुल गांधी ने जो ललित मोदी, नीरव मोदी के बाद स्टेटमेंट दिया था वो एफिडेविट के साथ थोड़ी दिया था, वो भी उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया था। उस पब्लिक स्टेटमेंट पे उन पे कार्रवाई हो गई थी, ये भी उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दिया। भाई अब निधि खुद बताओ, भाई एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो कैसे चिपकी? ब्राजीलियन मॉडल की फोटो होने के बावजूद 15 हिंदुस्तानी औरतों ने, अलग अलग औरतों ने अलग अलग पोलिंग बूथ पर वोट कैसे दिया? राकेश सिन्हा ने कैसे 2 जगह वोट दिया? अब ये पता चल रहा है कि स्मृति ईरानी के भी 2 पास वो हैं पैन कार्ड। अभी वो जो अपने क्या नाम है उनका, आजम साहब, आजम खान, उनके और उनके बेटे को 7 साल की सजा हो गई है 2 पैन कार्ड रखने पर। और ये बताया जा रहा है स्मृति ईरानी के भी 2 पैन कार्ड है, लेकिन उनको जेल नहीं होगी। आपको कल भी पता चला था कि जो पालघर के अंदर साधुओं की हत्या हुई थी, पालघर के अंदर साधुओं की हत्या हुई थी, उसका जो मुख्य आरोपी था, जिसके आधार पे वहां पे महाविकास आघाड़ी की सरकार को बदनाम किया गया था, उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो सवाल यह है, अगर कंप्लेंट आपके पास आ रही है, इंक्वायरी करके बता दीजिए, कह दीजिए ब्राजीलियन मॉडल का फोटो नहीं था, कह दीजिए ब्राजीलियन मॉडल के फोटो होने के बावजूद वहां के प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ने अगली चेहरे वाली महिलाओं को वोट कैसे देने दिया? और क्या उस बीएलओ जिसने ब्राजीलियन मॉडल की फोटो चिपकाई, उसकी कोई इंक्वायरी हुई, उसका कोई क्लैरिफिकेशन आया, उसे आपने जेल में क्यों नहीं भेजा?
फिर जिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने वोट डालने दिया, उस ब्राजीलियन मॉडल की फोटो पे 15 महिलाओं को उन्हें आपने जेल क्यों नहीं भेजा? फिर ये बताइए, जब केरला के अंदर ये कहा जा रहा है, वहां कांग्रेस भी कह रही है, कम्युनिस्ट पार्टी भी कह रही है कि लोकल बॉडीज का इलेक्शन हो जाने दीजिए, 6 महीने का टाइम दीजिए, एसआईआर हो जाएगी। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, अभी कराएंगे, 2 महीने के अंदर कराएंगे। तो अच्छा, उसी वजह से केरला के अंदर एक बीएलओ सुसाइड करता है, उसी की वजह से राजस्थान के अंदर एक बीएलओ सुसाइड करता है। वह जनता के बीच में और बीएलओ के बीच में युद्ध की स्थिति आ रही है, तू तड़ाक की स्थिति आ रही है। तो क्या देश के लिए हितकारी है? तो जो प्रश्न पूछे हैं राहुल गांधी ने, उनका जवाब दे दीजिए। जनता बिल्कुल पाक दामन साफ हो जाएगा। हम लोग राहुल गांधी की निंदा करनी शुरू कर देंगे, चुनाव आयोग की संस्तुति करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो पब्लिक स्टेटमेंट राहुल गांधी दे रहे हैं और कह रहे हैं मेरा एफिडेविट माना जाए, बिकॉज आई एम मेकिंग ए पब्लिक स्टेटमेंट, उसकी बात को फेस वैल्यू में क्यों नहीं लिया जा रहा? इसका माने 3.242 करोड़ वोटर्स थे, 3 लाख वोटर कैसे बढ़े? 22 लाख नए वोटर कैसे बढ़े? जीरो एड्रेस वाले लोग कौन है? ये जांच कराना क्या कांग्रेस का काम है? क्या ये जांच कराना चुनाव आयोग का काम नहीं है? अगर वो निष्पास है, भाई दस्तखत कराने हैं, यहां भी 1000-2000 दस्तखत हो जाएंगे, उधर से 3000 दस्तखत हो जाएंगे, इधर से 5000 दस्तखत हो जाएंगे। दस्तखत कराना इशू नहीं है। इशू ये है कि जो प्रश्न उठाया गया है, चुनाव आयोग उसका जवाब दे दे कि ब्राजीलियन मॉडल का फोटो नहीं था। 3.42 करोड़ हमने नहीं बताया था और 3.45 करोड़ हमने नहीं बताया। वो ये भी बता दें कि चाहे विजय सिन्हा हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे उनके 5 ऐसे विधायक चुने गए हैं जिनकी लीड 1,24,404 वोट एग्जैक्ट है। इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए क्या जो जगदानंद सिंह ने कहा है कि 25,000 वोट हर काउंटिंग? और ये बताइए, जब 6,000 वोट से 2,000 वोट से तेजस्वी जीत रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि 27,000 वोट से जीते थे, जो विनेश फोगाट के साथ आपने हरियाणा में किया था। तो देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, ये किसने दस्तखत किया, किसने इधर से किया, किसने उधर से किया, वो इशू नहीं है। ये भी आपको बताना पड़ेगा कि अगर अमेरिकन कोर्ट ने अडानी जी के खिलाफ एक संबंध 6 महीने पहले इशू किया है, उसको आप सर्व क्यों नहीं कर रहे? आप शेख हसीना को देश से क्यों नहीं निकाल रहे? बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ पर जो चिट्ठी की बात मैंने की, वो चाहे जितना भी कर लें और कोई भी चिट्ठी हो, कोई भी हलफनामा मांग लिया जाए, राहुल के खिलाफ कार्रवाई भी कर दी जाए, उसके बाद भी कांग्रेस अभी फिलहाल तो रुकने को तैयार नहीं है। और एसआईआर को लेकर के जो आंदोलन, महाआंदोलन होने वाला है दिसंबर में, उसको लेकर के क्या जानकारी दी है, मैं एक बार वीडियो दिखाती हूँ। राज्य जिनमें अब एसआईआर एक्सरसाइज शुरू होने वाली है, उस पर एक बैठक हुई जिसमें हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी और तमाम उन राज्यों से संबंधित सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, पीसीसी प्रेसिडेंट्स, सीएलपी लीडर्स, जनरल सेक्रेटरी इंचार्जेस और सेक्रेटरीज इंचार्ज सब मौजूद थे। सबने अपनी बात रखी। जो दिक्कतें आ रही हैं चुनाव आयोग से, बिहार का उदाहरण आपके सामने है एसआईआर का, वो सब बातें सबने आपस में साझा की। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि पहले सप्ताह में दिसंबर के एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होगी। इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, उसमें नेता भी होंगे एसआईआर के खिलाफ। और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। 1 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, पहले सप्ताह में इसलिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। सबने अपने अपने सुझाव भी दिए, बीएलएस कैसे अपॉइंट हो रहे हैं वो सारी बातें साझा की। लेकिन सबका अनुभव यही है कि जो बिहार में हुआ वही उसी तरीके का एसआईआर सब जगह किया जा रहा है। टारगेटेड रूप से कुछ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ये एसआईआर काटने के लिए है, नाम जोड़ने के लिए नहीं है। ये सबका निष्कर्ष इस बैठक में निकला। जो भी हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं, सीएलपी लीडर्स हैं, जो सीधे तौर पे इस एसआईआर एक्सरसाइज से जुड़े हुए हैं, वो सब मौजूद एसआईआर की बात हम बिहार चुनाव से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले से उठा रहे। पूरी वोटर अधिकार यात्रा निकाली और एसआईआर के बारे में यह आप अच्छी तरह जानते हैं कि 5 ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के आए, 5 ऑर्डर चुनाव आयोग के खिलाफ आए।
क्योंकि इसमें इतनी त्रुटियां हैं और बदनीयती है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बहुत स्पष्ट तौर पे उसको देखा और उस पर टिप्पणी की और उसको सुधारने के आदेश दिए। बड़े बेमन से चुनाव आयोग ने कुछ बातें उनकी मानी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, वो आप सबके सामने है। सर, बिहार के चुनाव में भी आप पहले एसआईआर का मुद्दा उठाया था, अब आप लोग फिर से एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं। क्योंकि एसआईआर का आपको लगता मुद्दा है कि जनता का मुद्दा है, जनता के ही वोट कट रहे हैं ना, मेरे और आपके थोड़े ही कट रहे हैं, सिर्फ नेताओं के तो नहीं कट रहे होंगे। वोटर का अधिकार छीना जाए तो ये बात हम सबको उठानी पड़ेगी, ये हमारा कर्तव्य है। ये कांग्रेस का एक हस्ताक्षर अभियान था, 5 करोड़ हस्ताक्षर हुए हैं पूरे देश से। ये कांग्रेस का अपना पार्टी का अभियान है और ये पार्टी की रैली है। जो हमें अपनी तैयारी करनी है उसकी बैठक में उस पर चर्चा हुई, लेकिन जो चुनाव आयोग की नियत के चलते जो हम सामना कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जो सामना कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा बहुत आवश्यक थी, जो की। धन्यवाद। तो सर, कांग्रेस की ओर से बताया गया है कि देश के जिन 12 राज्यों में एसआईआर होना है, कल जो है उसे लेकर के एक जरूरी बैठक हुई और इस बैठक में कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ विशाल रैली का आयोजन होगा और इस रैली में हम चुनाव आयोग के राजनीतिकरण का पर्दाफाश करेंगे। अब सर, आप क्या सोचते हैं? रैली तो हो जाएगी, रैली एक दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन जैसा कि जो सुझाव था ये कि सड़कों पर उतरना पड़ेगा और वो बहुत दिनों तक होगा तो ही इसका असर देखने को मिलेगा। जैसे किसान सड़कों पर उतरे, उन्होंने अपनी बात मनवाई, अगर वो सिर्फ एक रैली करके ही शांत हो जाते तो मुझे नहीं लगता उस पर कुछ हो पाता है। आपका क्या मानना है सर? चलिए, ऐसा है, अभी श्री गणेश हो गया, शुरुआत है। अब वो रैली जो है वो धरने में परिवर्तित हो जाएगी या वो वहीं बैठ जाएंगे, उठेंगे नहीं, फिर लाठीचार्ज होगा, गोली चलेगी, ये तो समय बताएगा। अभी तो हम लोग भविष्यवाणी कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम शुरुआत हुई। हम लोगों की बात राहुल गांधी तक और बाकी नेताओं तक पहुंची कि हम लोग आपसे बहुत नाराज हैं और हमारे वोटों की चोरी हो रही है, लोकतंत्र के चीरहरण हो रहा है, संविधान की हत्या हो रही है और आप लोग शांत बैठे हैं। अभी कम से कम शुरुआत है, पहले 7 तारीख को ये रैली होने दी जाए, देखें उसमें क्या परिवर्तन होता है, कितने लाख लोग उसमें आते हैं, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, पुलिस की क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि अभी तो लगता है पुलिस हो सकता है परमिशन ही ना दे और सारे रास्ते रोक दे, सारे रास्ते ब्लॉक कर दे। भाई, जो किसानों के शांतिपूर्वक आंदोलन को हरियाणा बॉर्डर पे रोक सकते हैं और यूपी के बॉर्डर पे रोक सकते हैं तो इसको भी रोक सकते हैं। लेकिन चलिए, अब एक युद्ध है लोकतंत्र और तानाशाही के बीच में, देखते हैं तानाशाही जीतती है, लोकतंत्र जीतता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।